नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार में बिकवाली रही हावी, सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लुढ़के। रियलिटी, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट। एनर्जी, फार्मा शेयर में दबाव। पांच साल में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करेगा भारत। एफएम निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, फिस्कल डेफिसिट 4.9% पर लाने के लिए सरकार कमिटेड, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भारत की तरक्की को खतरा। तेहरान में नसरुल्लाह की याद में शोक सभा में उमड़ा जन सैलाब। सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरानी मिसाइल अटैक को बताया वाजिब। कहा, जरूरत पड़ी तो आगे भी जोरदार जवाब देंगे। इधर इजरायली हमले में नए हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र एसआईटी जांच का आदेश। 5 सदस्यों की नई एसआईटी में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस और फसाई के अधिकारी होंगे शामिल। महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का आज से शुरू होगा अभियान। दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा पहला मुकाबला। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से। ईरान की राजधानी तेहरान में आज हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की याद में शोक सभा हुई। इसमें जनसैलाब उमड़ा। शोक सभा में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी शामिल हुए। जुम्मे की नमाज पर 5 साल में पहली बार खामनेई ने बयान दिया। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल अटैक को वाजिब ठहराया और कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जंग में इजराइल कभी भी नहीं जीतेगा। खामनेई ने यह भी कहा कि अभी जो मिसाइल अटैक ईरान ने किया था वो मिनिमम पनिशमेंट था। खामनेई ने मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि नसरुल्लाह को अभी गुप्त जगह पर दफनाया गया है। इजराइल की सेना ने बेरूत में हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी थी। इजराइल ईरान के बीच युद्ध गहराने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में कल भी हमले जारी रखे। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक दक्षिण बैरूत में एक बंकर में हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में हाशिम की मौत हुई है या फिर वो बच गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इधर दक्षिण लेबनान में इजराइल ने दबाव और बढ़ा दिया है। इजराइल ने 20 और कस्बों के लोगों को जगह छोड़ने की चेतावनी जारी की है। वहीं लेबनान और सीरिया को छोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क भी इजरायली हमले में कट गई है। इसके चलते सीरिया की तरफ से पलायन कर रहे लोग मुसीबत में आ गए हैं। भारत अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुना तक बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के ओपनिंग सेशन में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर पॉलिसी रोड मैप पर बातचीत की। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन वित्त मंत्रालय और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने मिलकर किया। वित्त मंत्री ने बदलते वैश्विक माहौल में भारत की ग्रोथ को लेकर चुनौती में अवसर देखने की बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डबल होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। While it took us 75 years to reach a per capita income of $2,730 as per IMF projections, it will take only 5 years to add another $2,000. The upcoming decades will see the steepest rise in living standards for the common man. इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगले दशक में भारत की तेज ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिनमें भारत के लिए चुनौती भी है और मौका भी। While India will continue to grow over the decade, the global backdrop is no longer the same. In the early 2000s, emerging markets like China grew relatively more easily due to a favorable
global trade and investment climate. This poses a potential challenge and an opportunity for India, while simultaneously pushing for diplomacy and cooperation, as we did during our G20 presidency. India must develop its domestic capacity to grow and develop sustainably. तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मिडल ईस्ट में टकराव का असर भारत की इकोनॉमी और मार्केट पर पड़ रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत इससे निपटने में सक्षम है। क्रूड की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है जिस तरह से जो असर साफ तौर पर देखा जा सकता है इस टकराव का इकोनॉमी पर भी और मार्केट पर भी, लेकिन जहां तक क्रूड का सवाल है उसकी कीमतें बढ़ी हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो ताजा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, इसको लेकर जो हमें सरकारी सूत्रों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हालात है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट खास तौर से बाजारों पर पड़ रहा है, क्रूड की कीमतों पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो उसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है और उसके अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इस इंपैक्ट को वो बर्दाश्त कर सके, यानी इससे निपटने में वो सक्षम है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के बारे में जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि चूंकि इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी एफपीआईज पर बहुत ज्यादा नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट पे असर फिलहाल तत्कालिक दिख रहा है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो ये मार्केट को लेकर था, लेकिन क्रूड को लेकर जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि क्रूड की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है, इसका क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हैं कि हमें उस पर ड्यूटी जैसी चीजें को रिजिक करना पड़े। पिछली बार जब हमने ड्यूटी चेंज किया था तब उस जो लेवल था क्रूड का वो $90 पर बैरल से ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तो इसलिए क्रूड को लेकर भी फिलहाल कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो ताजा हालात है उस पर सरकार लगातार नजर बनाए रखी है और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी अपने स्टैंड्स को धीरे धीरे बदले हैं। जापान जैसी कंट्री ने अपने स्टैंड्स को बदला है, साथ ही अमेरिका ने अपने स्टैंड्स को सॉफ्टन किया है। तो भारत भी इस तमाम जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सक्षम है और अभी फिलहाल कोई ऐसा कदम उठाए उसकी जरूरत लगती नहीं है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं बाजार की। बाजार में बिकवाली का दबाव काफी हावी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 809 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 236 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज बाजार में व्यापार काफ़ी वॉलेटाइल था। शुरुआती तेज़ी के बाद बाजार में एक बड़ी सेल ऑफ आपने देखी। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप मान लीजिए तो 400-450 पॉइंट से ज़्यादा की इंट्राडे वॉलेटिलिटी हुई। सेक्टोरली अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स और आईटी शेयर छोड़ के सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में ही बंद हुए। खास करके रियल एस्टेट शेयर्स, ऑटो शेयर्स और सीमेंट शेयरों में दबाव देखने को मिला। जो उठापटक हो रही है भारतीय बाज़ारों में, उसका एक कारण तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इजरायल और ईरान के बीच में, और इसके अलावा जो क्रूड में वॉलेटिलिटी है, चाइना में जो फंड फ्लो शिफ्ट हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ी बहुत एफआई सेलिंग आज आपको बाज़ार में दिखती हुई आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी है। अगर हम इन जनरल बात करें तो सारे के सारे जो सेक्टर्स थे इंट्राडे बेसिस पे अच्छे खुले, लेकिन ओवरऑल मुनाफा वसूली का माहौल ही बाज़ार में आता हुआ नज़र पड़ा। जबकि निफ्टी में आपने ऊपरी लेवल्स देखे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई से एक बड़ा आपको करेक्शन मिला है। इनफैक्ट इस हफ्ते निफ्टी में लगभग 4.5% का करेक्शन आपने आता हुआ देखा है। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे कि इन सेक्टर में तेजी दिखी और कहां मंदी दिखाई दी? देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो ऑयल बनाने वाली कंपनीज हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, यहाँ आपको तेज़ी मिली। इसके अलावा आईटी शेयरों में खरीदारी दिखी। इन्फोसिस, टीसीएस, जिनके रिजल्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, दोनों ही काउंटर्स में आधे से 1.5% तक की तेज़ी थी। टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा में भी थोड़ी बहुत मजबूती का माहौल रहा। जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑटो शेयरों में बिकवाली रही, तो हीरो मोटोकॉर्प हो और दूसरे ऑटो शेयर्स हों इंक्लूडिंग एमएनएम, यहाँ 2% की गिरावट थी। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी आपको बिकवाली दिखी और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आपको भारी बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ मिक्स थे रिव्यूज़। ऑयल इंडिया, बीएससी जैसे काउंटर्स में 3-4% की खरीदारी।
संदर्भ फाइनेंस और मैनकाइंड जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का माहौल दिखा। लेकिन मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको दिखी। M&M फाइनेंशियल में कमज़ोर क्वार्टरली अपडेट के बाद शेयर में 6% का डिक्लाइन। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी लगभग 6% नीचे, और पेटीएम और सोलार इंडस्ट्री जैसे काउंटर में भी आज मुनाफा वसूली भारी रही। शुक्रिया यतिन, मार्केट का पूरा हाल दर्शकों को बताने के लिए। तो भारत में एफआईआईज की बिकवाली बढ़ती जा रही है। एफआईआईज ने कल भारत में 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली की। अचानक से भारत के प्रति एफआईआईज का मोह भंग क्यों हुआ है, इसकी जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं होर्मुज फटाकिया। तो होर्मुज, आपसे जानना चाहेंगे एफआईआईज का चीन अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है? आपको याद होगा स्वर्गीय लता मंगेशकर का एक गाना, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। अगर ये एफआईआईज की चाइना की तरफ के प्रेम को अगर दर्शाया जाए तो ये वहाँ बड़ा फिट बैठता है। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से भारत से जो पैसा निकल कर जा रहा है, उस वजह से 4 साल में सबसे ज़्यादा एफआईआईज की सेलिंग हमें कल के सत्र में देखने मिली। 15,243 करोड़ का ये आंकड़ा था जहाँ पे एफआईआईज की बिकवाली हुई। अब ये बिकवाली हुई चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लगभग 2,000 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ तक की सेलिंग हमें देखने मिली। एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स में भी हमें बिकवाली देखने मिली। मगर ये पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर ये ऐसे सेलिंग देखने मिली है हमें एफआईआईज की तरफ से। बजट से पहले जनवरी के 2 दिन, लोकसभा चुनाव वाले के नतीजों के दिन हमें ऐसी बिकवाली देखने मिली, और 30 सितंबर को जहां पर बाजारों ने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद से जो ये बिकवाली का दौर शुरू हुआ, उस दिन भी हमें इस तरह की बिकवाली देखने मिली। अब ये अचानक एफआईआईज चीन के ऊपर इतने बुलिश क्यों हो रखे हैं? वो इसलिए कि चीन के बाजारों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो होने ही थे। इकोनॉमी के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी पुश दी गई है वहां पर, और जो है चीन कर्ज को, ब्याज दरें काटकर कर्ज को सस्ता किया गया है। मगर कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो इस रैली को लेकर बुलिश नहीं है। GQG के राजीव जैन है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे चीन के बाजारों में रैली हुई है, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद वो सारी रैली खत्म हो जाती है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका है, मगर क्या ये चीन का बाजार 3, 4, 5 साल के लिए निवेश करने लायक है? ये बड़ा सवालिया निशान है। सिटी ने भी अपनी नोट में कहा कि CSI 300 के इंडेक्स में 24% का उछाल हमें देखने मिला। पिछले हफ्ते में कई सारी पॉलिसीज का ऐलान किया गया, और इस रैली के बाद चीन के बाजारों ने भारतीय बाजारों के साथ कैचअप कर लिया है रिटर्न्स के मामले में। अब गेवकल रिसर्च ने भी कहा कि इस रैली अगर चल भी गई तो बहुत सारे ऐसे विदेशी निवेशक हैं जो चीन में निवेश करने से कतरा रहे हैं। तो चीन के लिए जो आपदाएं हैं वो भारत के लिए मौके हो सकते हैं आगे चलकर, और भारत का ये बुल मार्केट अब खत्म हो गया है, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो लोग तो कहेंगे, उनके अपने व्यूज हैं। अब ये एफआईआईज का या तो अमर प्रेम है या सिर्फ गाने गजल तक का साथ है, ये आप तय करें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुक्रिया होर्मुज ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो भारत में एफआईआईज की अचानक आई तेज बिकवाली की वजह कहीं चीन तो नहीं? क्या एफआईआईज अब फिर चीन की तरफ मुड़ रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं एडलवाइज की MC एंड MD एंड CEO राधिका गुप्ता। तो राधिका, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई की तरफ से भारी बिकवाली रही, क्या ये सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है? See, I think 4% करेक्शन फ्रॉम द पीक को तो मैं करेक्शन भी नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आई थिंक बाजार में किसी भी पॉइंट पे 10 से 15% का करेक्शन तो हो ही सकता है। अगर आप बड़े से बड़े बुल मार्केट्स देखें, अगर आप 2004, 5, 6 जैसे भी ईयर्स देखें जब बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उनमें भी इन द मिडल आपको 10 से 15% का करेक्शन दिख सकता है। तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से नॉट जस्ट इंडिया, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये करेक्शन देखा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया अर्निंग सीजन है वो ज्यादातर ठीक ठाक गुजरा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक जब तक हमारी अर्निंग्स लेड रिकवरी है और लोकल फ्लो स्ट्रॉन्ग है, होपफुली ये करेक्शंस बहुत डीप नहीं रहेगी। शुक्रिया राधिका हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट खबर पर जुड़ने के लिए।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। एक महीने की ऊंचाई के साथ ब्रेंट 78 के पार निकल गया है। कहां तक जा सकते हैं दाम और कब गिरावट की उम्मीद की जानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए अब जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, क्रूड में भी उबाल है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर जाएं तो जून 2022 में जब ये हुआ था तब हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस को $122 तक जाता हुआ देखा था। ऑफ कोर्स उस साल की क्लोजिंग काफी नीचे $85 के आसपास आई थी। इस बार इस साल का हाई अब तक का 91 है। एंड इवन एज मिडल ईस्ट में ये सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा तेजी अब तक देखने को नहीं मिली है। वो इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के ऊपर डायरेक्टली चाहे वो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई अटैक नहीं हुआ है और हम एक ग्लोबल सरप्लस से जूझ रहे हैं। लेकिन सितंबर में 9% की गिरावट थी कच्चे तेल में। अक्टूबर में इस हफ्ते में हमने करीबन 9% की तेजी आते हुए देखी है कच्चे तेल में। इस हफ्ते की शुरुआत $71 के साथ हुई थी और 78 के ऊपर हम इस बार यहां पर फिलहाल खड़े हैं। तो क्लियरली बहुत ज्यादा तेजी है। वो इसलिए भी है क्योंकि आप एक वीकेंड में जा रहे हैं और अगर इजराइल ईरान पे रिटेलिएट इस वीकेंड पे करेगा तो आप एक शॉर्ट पोजीशन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए लोग खरीद के जा रहे हैं। अब इसमें 3 सिनेरियोज बन रहे हैं। एक तो ये कि अगर इजराइल यहां पर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करता है तो आप $6 से $7 की तेजी इमीडिएटली आता हुआ देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल का 1/3 कच्चा तेल यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। अगर ईरान उसके ऊपर कुछ करता है तो क्लियरली हम वो एक चोक पॉइंट यहां पर बनता हुआ देखेंगे, तो ग्लोबल सप्लाईज वहां से भी कमजोर हो सकती हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनका बाजार अंदाजा लेके चल रहा है और इसी वजह से काफी ज्यादा तेजी भी आई है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी डिटेल के लिए। चलिए अब बात करते हैं HDFC बैंक की, जिसने सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी किया है। इसके बाद MSCI फ्लो की बढ़ने की उम्मीद जागी है। पूरी डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न से नवंबर रिव्यू में MSCI में वेटेज बढ़ने की कितनी उम्मीद है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज आए बैंक के Q2 अपडेट्स कैसे रहे। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक कि जो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो MSCI का रिव्यू होना है नवंबर में, यहाँ ब्राइट चांसेस हैं कि HDFC बैंक का वेटेज बढ़ जाए। अगर हम फॉरेन हेडरूम की बात करें तो जो सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसके अंदर हेडरूम लगभग 25% है और 20% की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। और क्योंकि ये हेडरूम है तो जो फ्री फ्लोट फैक्टर होता है वो 75% की बदली 100% जो है वो माना जाएगा, जिसके कारण HDFC बैंक का MSCI ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज 1.6% बढ़ेगा। और क्योंकि वेटेज बढ़ेगा तो अनुमान यह है कि $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नवंबर में जो रिव्यू होने वाला है उसके बाद जो रिबैलेंसिंग होगी, यहाँ HDFC बैंक में इन्फ्लोज आएंगे। क्वार्टरली अपडेट भी अच्छा था HDFC बैंक का, जहाँ डिपॉजिट ग्रोथ, जहाँ मार्केट कंसर्न था वहाँ डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 15% आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिक्वेंशियली भी 5% का ग्रोथ है। स्टॉक एक मजबूती के साथ शुरू हुआ, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ स्टॉक में अभी लगभग 1.5% की डाउन टिक आप देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आपका स्वागत है। तिरुपति मंदिर प्रसाद के घी में मिलावट मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन कर दिया है। इसमें CBI, राज्य सरकार और फूड रेगुलेटर FSSAI के अधिकारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच कमेटी को भी भंग कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं? तिरुपति बालाजी के प्रसाद के घी में मिलावट मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि इस मामले की जांच राज्य की SIT कर रही है, क्या केंद्र को ये लगता है कि वो काफी है या इस मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट SIT से कराई जानी चाहिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें राज्य सरकार की SIT के ऊपर भरोसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जांच केंद्र सरकार के अधिकारी की निगरानी के अंदर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों की आस्था का विषय है, हम अदालत को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन कर दिया। इस SIT के अंदर 2 CBI के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और 1 FSSAI का अधिकारी शामिल होगा। इस पूरी जांच की निगरानी CBI के डायरेक्टर खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार की SIT थी उसको भी भंग कर दिया है। अब ये SIT पूरी तरह से इस मामले की जांच करेगी और इसकी तह तक पहुंचेगी।
शुक्रिया असीम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो क्या है मैरिटल रेप का मामला और इसे अपराध घोषित करने की जरूरत है या नहीं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 में। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है और आज हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलेगी। शाम 7:30 बजे भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेगी और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अच्छा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक न्यूजीलैंड और भारत के बीच कुल 13 मैच हुए हैं, जिसमें 4 मैच भारत ने जीते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में 23 मैच खेले जाएंगे और 20 अक्टूबर को फाइनल होगा। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। तो चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं नवरात्रि की धूम। तो नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। गुजरात में भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल गरबा का गुजरात में शानदार तरीके से आगाज हो गया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद GMDC ग्राउंड पर पारंपरिक गरबा का आयोजन किया है। मां दुर्गा की स्तुति के साथ गरबा की शुरुआत होती है। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि सूरत के गरबा ग्राउंड में भी आपको ड्रेस कोड के साथ गरबा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक साथ हजारों लोग गरबा कर रहे हैं और यही नज़ारा देश भर में ज़्यादातर जगहों पर है। और वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में पहले दिन कई खेलैया प्राचीन गरबा करते वक्त पारंपरिक परिधान में नजर आए। तो नवरात्रि पर उपवास के वैज्ञानिक फायदे हैं, लेकिन इसके लिए व्रत का सही तरीका जानना जरूरी है। इसलिए जरूर देखिएगा आज हमारा खास कार्यक्रम 5:57 पर व्रत उपवास सेहत का लाभ। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।